नमस्कार श्रोताओं, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से मैं हरलीन गंभीर सूचना प्रसारण विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे हेल्थ पॉडकास्ट में मैं लेकर आई हूँ मेरे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता सर को। सर पेट, आंत, लिवर रोग के विशेषज्ञ हैं, विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही प्रोफेसर भी हैं। सर, आज के इस हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हेल्थ पॉडकास्ट आपके सामने सटीक और सही जानकारी हमारे विशेषज्ञों द्वारा प्रसारित करता रहा है। आगे भी ये जानकारी आपके सामने साझा की जाएगी। आज का ये हेल्थ पॉडकास्ट स्यूडोसिस्ट को लेकर जारी किया जा रहा है। स्यूडोसिस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना है या नहीं सुना है। आज इसकी विस्तृत जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेने वाले हैं। आइए इस हेल्थ पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सर मैं लेना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये स्यूडोसिस्ट है क्या और ये हो कैसे जाती है। एक्चुअली स्यूडोसिस्ट पैंक्रियाज पूरा जो इसका नाम है स्यूडोसिस्ट पैंक्रियाज, ये एक तरह से पानी की गांठ है। और जो अग्नाशय पैंक्रियाज जो अग्नाशय बोलते हैं, अपने जो लेफ्ट साइड में पेट के अंदर ऑर्गन होता है और इसका जो मुख्य कार्य है खाना पचाने के लिए। ये एसिड, जिस तरह से खाने की थैली में एसिड बनता है, लिवर में पित्त बनता है, उसी तरह अग्नाशय में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सभी को पचाने के लिए एंजाइम्स बनते हैं। और जब इसमें सूजन आ जाती है और इससे पानी का रिसाव हो जाता है और जब एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है तो हम इसे स्यूडोसिस्ट पैंक्रियाज या पानी की गांठ बोलते हैं। ओके, अदरवाइज सुनने में बहुत ऐसा लग रहा था कि स्यूडोसिस्ट है क्या, मतलब स्यूडोसिस्ट पैंक्रियाज एक पूरा नाम। जी। राइट सर। तो अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी सर, ये किस अंग से जुड़ी बीमारी है और स्यूडोसिस्ट आमतौर पर शरीर के किन अंगों को प्रभावित कर सकता है? मुख्यतः ये अग्नाशय की ही बीमारी है और जब अग्नाशय में सूजन आती है उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। अग्नाशय में सूजन मेनली अल्कोहल जो लेने वाले पेशेंट हैं उनमें हो सकता है, जो पित्त की थैली में पथरी वाले पेशेंट हैं उनको हो सकता है, और पैंक्रियाज में सूजन कई दवाओं से भी हो सकता है जो लंबे समय दवाएं चलती हैं, जैसे न्यूरोलॉजी की दवाएं हैं, साइकेट्री की दवाएं हैं, या फिर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हैं उसकी दवाएं हैं, और भी कई जेनेटिक कॉज हैं जिसमें पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। और जब पैंक्रियाज में सूजन आती है तो पैंक्रियाज का जो रस है वो पेट में चारों तरफ रिसाव हो जाता है उस रस का, और धीरे धीरे जाके ये फिर रस के चारों तरफ एक गांठ जैसी बन जाती है। तो नॉर्मली तो पेशेंट को यही फील होता है कि कोई बॉल जैसी आकृति उसके पेट के अंदर गांठ जैसी बन गई है। इसको स्यूडोसिस्ट कहते हैं और ये पेट में बाएं तरफ ज़्यादा पाई जाती है। ओके, तो सर हमें ये भी बताएं कि ये जो पानी की गांठ स्यूडोसिस्ट अगर ये हो जाती है तो इसका इलाज क्या है और साथ ही इसके लिए विकल्प कौन कौन से उपलब्ध हैं? हाँ हरलीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्यूडोसिस्ट का 100% पेशेंट में इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधे पेशेंट में तो ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स ये धीरे धीरे अपने आप बॉडी अपने आप इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसका इलाज करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ये कुछ सिम्टम्स कर रही हो। एक्चुअली ये पेट के अंदर है और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं अपने, जैसे आमाशय है, छोटी आंत है, पित्त की नली है, ये सब बहुत ही आसपास अगल बगल में अंदर एक बहुत छोटे से पेट में होते हैं। और अगर इनके ऊपर बाहर से इस स्यूडोसिस्ट के पानी की गांठ के कारण दबाव पड़ रहा है तो या तो पेशेंट को खाने की थैली रुक जाएगी और पेशेंट का कुछ खा नहीं पाता, बार बार उल्टी करके आता है। सेकेंड नंबर, पेशेंट को इस स्यूडोसिस्ट जो पानी की गांठ है इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको एंटीबायोटिक्स आपने इंजेक्टेबल भी दे दिया, ओरल भी दे दिया, फिर भी ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण, जब स्यूडोसिस पानी की गांठ में कई बार खून का रिसाव हो जाता है और पेशेंट का खून एकदम से कम होने लग जाता है। ये 3-4 इंडिकेशंस हैं इसके स्यूडोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए। जी सर, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सर मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि इसके इलाज के लिए और ऑप्शंस कौन से हैं? इसके इलाज के लिए देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं और ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि पानी की गांठ की लोकेशन। अगर ये पानी की गांठ आपके आमाशय या छोटी आंत के एकदम पास में है, चिपकी हुई है उससे, तो सबसे जो सटीक इसका इलाज है या सबसे फर्स्ट अपने को प्रायोरिटी देना चाहिए वो एंडोस्कोपी से करना चाहिए। एंडोस्कोपी से ही हम इसमें दोनों के बीच में, खाने की थैली और इस पानी की गांठ के बीच में एक स्टोमा या एक छिद्र बना देते हैं और उसमें हम
प्लास्टिक के स्टैंड डाल देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो पानी की गांठ का पानी है वो खाने की थैली में और लैट्रिन ग्रेस से निकल जाता है, और 4 से 6 या 8 हफ्ते में ये गांठ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और जब ये गांठ ख़त्म हो जाती है तो हम सामान्य ओपीडी प्रक्रिया में जो स्टैंड डाले हमने वो निकाल देते हैं। ये हुआ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। अदर जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। यह ट्रीटमेंट बहुत पुराना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये एक मेजर या यू कैन से सुपरा मेजर सर्जरी है, क्योंकि जो पानी की गांठ है ये आसपास चिपक जाती है। तो मेजर सर्जरी ओपन सर्जरी होती है, पूरा पेट आपको सर्जन को खोलना पड़ेगा, और पेट खोलने के बाद जो आसपास चिपकी हुई है वहाँ से थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ेगा। फिर इस पानी की गांठ के अंदर का पानी निकाल के, और फिर भी जो बचा कुचा पानी है उसको अंदर से अंदर ही उनको खाने की थैली में ही छेद बनाना है। जो काम हम सिर्फ एंडोस्कोपी से कर रहे हैं वही काम सर्जन सर्जरीज के द्वारा करता है, लेकिन वो एक पेशेंट के लिए मेजर सर्जरी हो जाती है और उसके लिए लंबे समय तक उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जब सर एंडोस्कोपी विकल्प आ गया तो इस मेजर सर्जरी पे क्यों जा? जहाँ एक्चुअली एंडोस्कोपी प्रोसीजर ये बहुत कम सेंटर पे अवेलेबल है। ओके। ये आसपास अपने जैसे जितने भी जिला अस्पताल हैं वहाँ अपने कम से कम 10 आसपास के जिला अस्पताल हैं, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता है। और दक्षिणी राजस्थान में ये अपन नहीं कर रहे हैं, उदयपुर में ही अपन ने चालू किया है, और पिछले 10 साल में 50 हमने इस तरह के जो पेशेंट हैं उनका सफलतापूर्वक इलाज किया है बिना कोई कॉम्प्लिकेशन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सर, बिकॉज ये सबको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा हाई सेंटर या टर्शरी केयर सेंटर पे ये, और हमारे दर्शक जानते हैं कि गीतांजलि में आए दिन जो भी नई तकनीकें या नई चीज़ें बाजार में आती हैं चिकित्सकीय मापदंडों के हिसाब से उनको अपनाया जाता है, और आप सीनियर डॉक्टर्स वो ये सुविधाएं पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पंकज सर, हमें ये बताएं कि इस स्यूडोसिस्ट पैनक्रियास के इलाज के बाद पेशेंट का जब इलाज हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में कितना समय रुकना पड़ता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जो पानी की गांठ है उसमें अगर सिर्फ पानी है भरा हुआ तो ये आधे घंटे, मुश्किल से 15 मिनट आधे घंटे का प्रोसीजर है, और पेशेंट को बेहोशी में किया जाता है तो हम अगले दिन उसको छुट्टी दे देते हैं। हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल यही है। लेकिन अगर इस पानी की गांठ में मान लीजिए इन्फेक्शन है, पस पड़ गया है, या फिर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो फिर उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो फिर पेशेंट को 5 से 7 दिन रुकना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा 10 में से 1 केस में होता है। इसकी गंभीरता पे डिपेंड करता है। 9 पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, राइट सर। सर, मैं चलते चलते एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगी कि इस स्यूडोसिस्ट पैनक्रियास के वापस होने की कितनी संभावना है, और अगर किसी पेशेंट का हुआ भी है तो अगर वो ठीक भी हो गया तो उसको फर्दर क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बेसिकली स्यूडोसिस्ट पैनक्रियास एक बार हो गया, आपने इलाज कर दिया, तो वापस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वही प्रक्रिया वापस हो जाए, पैनक्रियास में सूजन वापस हो जाए, अगर वापस से पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, तो फिर पेशेंट को वापस से ये स्यूडोसिस्ट डेवलप हो सकती है। और वापस अगर वही लक्षण, पहले जैसे लक्षण ही आने लग जाएं, तो पेशेंट को डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। तो जल्द से जल्द अपन उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और इसका समय पे इलाज कर सकते हैं। और सर, इसके लिए खास सावधानियाँ आपकी तरफ से? ऐसा कोई सावधानी नहीं है हमारे। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग प्रोसीजर बोलूँगा मैं, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक वो परेशान होके आते हैं। 4 हफ्ते से उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है कई बार, और उनका बॉडी वेट 10 से 15 किलो लॉस हो गया होता है, जस्ट सिर्फ इसके लिए कि वो खाना नहीं खा पा रहे। खाने का जो रास्ता है वो इस पानी की गांठ से रुका हुआ है, और इतना रिवार्डिंग प्रोसीजर है। हमने जैसे ही प्रोसीजर किया है और उसी दिन शाम से हम उसको खाना अलाउ कर देते हैं, और अगले दिन से तो वो नॉर्मल खाना ले पाता है। तो ये बहुत ही तुरंत आराम देने वाला प्रोसीजर है, और ये डायग्नोस तो कोई भी कर लेता है एक्चुअली, सीटी स्कैन पे या सोनोग्राफी पे या हिस्ट्री वाइज डायग्नोसिस तो इसको सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट कोई भी कर लेता है। लेकिन इसका इलाज अपने गीतांजलि में ही हो रहा है, तो रेफरल भी हम पेशेंट के डॉक्टर्स को भी बोलते हैं कि अगर इस तरह का है। वैसे तो पेशेंट एक से दूसरे पेशेंट को सुन के ही आता है, लेकिन ये बीमारी बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में होती है, तो इसलिए डॉक्टर्स को भी हम बोल के रखते हैं कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो गीतांजलि में हर समय इसका इलाज उपलब्ध है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि श्रोताओं आप समझ पा रहे होंगे ये स्यूडोसिस्ट पैनक्रियास कितना मुश्किल नाम है और कितना आसान इलाज भी है, जैसा कि सर ने बताया, लेकिन दुर्लभ भी है।
सर ने आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं समझ पा रही हूँ कि सरल भाषा में आप समझ पाए होंगे कि ये किस तरह की बीमारी है और क्या इससे मुसीबत आ सकती है और किस तरह से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो सर चलते चलते हमारे श्रोताओं को आपकी तरफ से एक टेक अवे मैसेज या एक संदेश आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि अपने पैंक्रियाज को बचा के रखें। एक्चुअली मोस्ट कॉमनली तो ये अल्कोहल से होता है, तो अल्कोहल या शराब का जो सेवन है वो WHO के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, फिर पानी की गांठ भी बन सकती है। और दूसरा इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो पित्त की थैली की पत्थरी है, उसको भी अपन इग्नोर कर लेते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप इसको वेट कर सकते हैं या सर्जरी नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, ऐसा नहीं है। यह दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है पैंक्रियाटाइटिस का। तो अगर पित्त की थैली में पत्थरी है तो पित्त की थैली का ऑपरेशन अपने को समय पे करवा लेना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिल चुकी है पंकज सर से, और आप जान गए हैं कि गीतांजलि हॉस्पिटल में इसका संपूर्ण इलाज एंडोस्कोपी के माध्यम से भी उपलब्ध है, जैसा कि सर ने बताया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हमारे इसी तरह से पॉडकास्ट आपके सामने जारी होते रहेंगे, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम स्पेयर किया और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्लिन, थैंक यू। और श्रोताओं का भी धन्यवाद जो इतने संयम के साथ सुना आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू।